मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी थारोली कर रहे होंगे, है ना? तो अब यहाँ पर एग्जामिनेशन में में हर एक चीज़ चैप्टर्स पढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो एक नया टॉपिक मैं फिर से उससे रिलेटेड आपके सामने लाया हूँ। द टॉपिक इज एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो वायु के बारे में तो सभी जानते हैं कि वायु क्या है। हवा है, मंडल मतलब जिससे घिरा हुआ है, एटमॉस्फेयर। तो अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या किसी लिविंग बीइंग या जीवित प्राणी की हम पृथ्वी पे कल्पना कर सकते थे? कुड आई हैव इमेजिन दिस काइंड ऑफ थिंग ऑन द अर्थ? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए, तो और फिर उसके प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसी तरीके से कई गैसेस का अपना अलग अलग रोल होता है जो कि हमको नेचर से मिलता है। तो अब ये है कि ये गैसेज जो है जिस हवा में हमारे चारों तरफ है, जो परिमंडल हमारा जिससे वायुमंडल से घिरे हुए हैं, ये डिफरेंट लेवल पे अलग अलग इनके परसेंटेज भी होते हैं। तो जैसे मान लो बच्चों कि इसको हमने एक इमेजिनेशन किया कि हमने अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर से अगर हम जाएंगे तो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर मिलेंगे। हर एक लेयर की अपनी स्पेशलिटीज होती है, हर एक की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, जिसके बारे में मैं अलग से आपसे चर्चा करूंगा अभी। लेकिन इसके पहले हम देख लें कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस इसके अंदर पाई जाती हैं वो मोस्टली यही गैसें हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, जो कि इस परसेंटेज के में अगर मान लो कि 100% हम मान लेते हैं, एबिलिटी से 100%, तो इसमें क्या है 78% ये है, 21% ये है, 93% ये है, सॉरी 0.093% ये है एंड सो ऑन। ये तो इसमें फैले हुए हैं, अलग अलग लेयर पे है। तो आइए हम इस हाँ, अब ये देखना है कि एटमॉस्फेयर अर्थ पे क्यों है, ऐसा क्यों है, मून पे क्यों नहीं है? ये भी तो प्रश्न है। वो भी तो माना कि वो प्लेनेट छोटा ही प्लेनेट उपग्रह ही है, लेकिन कुछ तो है, तो कोई सॉलिड पिंड तो है, सॉलिड पार्टिकल भी है। तो बच्चों इन गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हर गैस में, तभी तो उसका वेट होता है। तो अब क्या है, ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो हमेशा इनको नीचे खींचे रहता है अपने ग्रेविटी के तरफ। इसलिए ये अगर मान लो बच्चों की ये अर्थ है और इनके चारों तरफ ये ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, तो अर्थ हमेशा इनको इस सेंटर पे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर इधर खींचे रहती है। जब खींचे रहती है तो इस इन्वायरमेंट को छोड़कर ये कहीं से स्कैप नहीं कर सकते, पलायित नहीं हो सकते, कहीं से भाग नहीं सकते। तो अब क्या हुआ, इससे हमें क्लियर हुआ कि ग्रेविटी इज द मेन रीजन ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो स्पेस में, वैक्यूम में कहीं भी भाग कर चले जाते और अर्थ पर कुछ भी हमको नहीं मिलता, लाइक ए मून, क्योंकि मून की ग्रेविटी बहुत कम है, 1/6 होती है। खैर उसकी हमको चर्चा नहीं करनी है, यहाँ पर है। अब बच्चों यहाँ पर ये चीज है कि हमने पहला लिया हुआ है यहाँ पर क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। वर्ड इज कॉल्ड क्षोभ मंडल। हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या? क्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस होता है, किसी का डिस्टर्बेंस। तो जो भी मौसम, मतलब कि जो भी वेदर की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं अप टू 13 किलोमीटर इसी में होती है। वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान हो रहा है, अब क्या कहते हैं कि ओले गिर रहे हैं, तमाम मतलब जितनी एक्टिविटीज, घने बादल आ रहे हैं, घने बादल सब चले जाए, मतलब मौसम इतना डिस्टर्ब करता है कि इसमें हमेशा एक्टिविटी कुछ न कुछ होती थी। कभी हम कहते हैं आसमान साफ हो गया, क्या है, कभी आसमान में बादल आ गए, कभी क्या है आंधी आ रही, कभी तूफान आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये अप टू 13 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अगर इसको हमने अर्थ मान लिए तो 13 किलोमीटर तक ये पूरा हमारा जो आवरण है, जो हमारा सराउंडिंग है, वो डिस्टर्ब रहता है, और इसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। और दूसरी बात यह है कि आई हैव रिटन हियर डेंसेस्ट लेयर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। अब चूंकि ये तो पृथ्वी के करीब एकदम का है, तो ग्रेविटी के बहुत करीब है, इसे ज्यादा से ज्यादा गैसेस जो होती हैं वो इसके करीब ही होती है, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। सभी जो गैसें ऑलमोस्ट ज्यादा गैसें जो होता है इसी लेयर में होती हैं, जो कि बहुत डेंस फॉर्म में होती हैं। क्यों? ऊपर जाते थे इनकी डेंसिटी कम होने लगती, घनत्व इनका कम होने लगता है। अब दूसरा आता है इंपॉर्टेंट लेयर, वो है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल।
इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ओजोन लेयर, O3। व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो एटमॉस्फेयर ने या भगवान ने या जिस किसी भी गॉड ने ऐसा बना रखा है कि हमारे पर एक कवर है कि जब सनरेज हमारे ऊपर से आती है तो उसमें एक रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज को ये फिल्टर काम करता है, उसको ऊपर रोक देता है, कहता है भैया तुम यहीं रुके रहो, तुम्हारी अर्थ पे कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो नीचे आ जाएगा तो तमाम डिजीज से अफेक्टेड हो जाएंगे। जैसे पार्टिकुलरली क्या, स्किन डिजीज। अब स्किन डिजीज में क्या है, स्किन कैंसर से डिजीज हो सकती है जो कि इनक्योरेबल है, जिसका कि हम इलाज आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों एक बार इस पे तो वर्ल्ड में एक एग्रीमेंट भी हो गया है कि हम ऐसी गैसेस को न बनाए जो कि हमारा ओजोन लेयर को काट सके। एक बार ऐसा भी हुआ था जबकि अंटार्कटिका के पास ओजोन लेयर में होल हो गया था, तो लोगों को ऐसा भी लगा कि अगर ये होल बढ़ गया तो अर्थ की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो नीचे आने लगेगी, तो हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन अभी हमारा तो शायद वो पैचअप हो चुका, बंद हो चुका। खैर अब आगे की चर्चा उस पर नहीं करते हैं। दूसरा हमने लिखा है एरोप्लेन्स फ्लाइज इन दिस लेयर। जितने भी जेट एयरवेज या ये आपने देखा वो जेट प्लेन वगैरह होते हैं हवाई जहाज जो तो इसी लेयर में घूमते हैं, इसी लेयर में वो करते हैं। तो यहाँ पे आने का मतलब क्या है? वो तो यहाँ भी चल सकते हैं, नहीं। ऐसा इसलिए है कि मौसम के तमाम ये जो एरिया अप टू 30 किलोमीटर है ये काफी डिस्टर्ब है, एटमॉस्फेयर का है। तो ये एरिया है जहाँ पर समताप, यहाँ पर वेपर पार्टिकल्स जो जलवाष्प टाइप की चीजें होती है वो भी बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये काफी इनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वहाँ पर वेपर पार्टिकल्स कम है, आंधी तूफान ऐसे कम है, हवा की गति कम है, और फिर हवा थिन हो गए, रेयर हो गया, वो डेंस नहीं है। अगर पहले हवा ऐसे 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 ऐसे, तो अब हवा एक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, मतलब रेयर होगा, विरल हो गया है। उससे क्या, हवाई जहाज जब चलता है तो सामने से उनको रेजिस्टेंस भी नहीं मिलता है, सामने से कोई प्रतिरोध नहीं मिलता, आसानी से वो चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है फिर इसके बाद आता है मेसोस्फेयर। ये अप टू 80 किलोमीटर माना जाता है। इसमें क्या है, लिखा कि आई हैव रिटन इट डिस्ट्रॉयज मोस्ट ऑफ द मेटर्स एंड एस्टेरॉइड बिफोर दे रीच अर्थ। बच्चों आपने कभी सुना कि उल्कापात, क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे पृथ्वी पे गिरने वाले होते हैं, लेकिन इस स्फीयर में आने पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही आते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन ये वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अर्थ उसको मतलब ये मेसोस्फीयर जो है हमको क्या है, उल्का या क्षुद्र ग्रहों से बचा लेता है। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट पॉइंट है मेसोस्फीयर में ही पड़ता है, जहां पर टेम्परेचर -120 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। फिर इसके बाद आता है तीसरा थर्मोस्फेयर। इसको वायुमंडल कहा जाता है, मतलब बाहर का है। क्या है, इसमें हार्मफुल रेडिएशन लाइक एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, ये ऐसी, यहाँ पर देखो अभी हमने क्या यहाँ पे बात किया अल्ट्रा वायलेट किया था, लेकिन ऊपर एक्सरेज, वाईजे, तमाम ऐसे रेडिएशन है, विकिरण है, जिसको ये पहले ही रोक लेता है, ये पहले ही रोक लेता है और नीचे नहीं आने देता है। इससे क्या है, हम इनके हार्मफुल मतलब इनके जो नुकसान जिससे हो सकता है उससे हम बच जाते हैं। लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और आ जाती है, रेडियो वेव रिफ्लेक्शन। आप जो भी मतलब आपने देखा होगा कि जो भी रेडियो वेव छोड़ी जाती है जिससे कि हमको ट्रांसमिशन, ये वो टेलीकम्युनिकेशन, तमाम सिस्टम जो कुछ भी मिलते हैं वो इसी जगह पे मिलते हैं। वेव्स नीचे से ऊपर को जाती है, ऐसे गई जहां से मतलब सिग्नल स्टार्ट किया गया है, ये गई यहाँ से ट्रांसमिशन को नीचे को आती है, ये नीचे को आ जाती है। तो ये कौन सा है, थर्मोस्फेयर है। इसीलिए कभी आप देखते हो जब मौसम में डिस्टर्बेंस होता है तो क्या बताते हैं कि आपके टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क खराब हो गया है। क्यों होता है, क्योंकि जो रेडियो वेव आती है उसको बीच में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। जिस वेव को हमने यहाँ से स्टार्ट किया वो जाकर के इस वेव से नीचे को आना था, वो गया या नहीं गया अलग बात है, या तो गया नहीं गया तो नीचे ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो वो कौन सा होता है रेडियो वेव्स के लिए, थर्मोस्फेयर।
इसके ये अप टू 400 किलोमीटर है। फिर उसके बाद शुरू होता है एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। अब बच्चों यहाँ से क्या होता है कि समझिए कि एक तरह से स्पेस शुरू होता है। इसके ऊपर तक जाते जाते जो सबसे मतलब लाइटेस्ट गैस जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनके ही पार्टिकल्स मिलते हैं जो कि बहुत हल्के होते हैं, इसके ऊपर तैरते रहते हैं। और करते करते एक पोजीशन रहती है जहाँ पर स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, जहाँ पर कि कुछ भी हमको नहीं मिलता है। तो आई होप कि बच्चों, हाँ एक और भी है यहाँ पर, एक और इम्पोर्टेंट है कि 90 किलोमीटर तक जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। 120 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। आई हैव रिटन हियर नो ऑक्सीजन। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपने ब्रीफ में जो है एटमॉस्फेयर के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त की ली होगी, और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।